टाइट्रेशंस हमने स्टार्ट किया था कल, टाइट्रेशन हो गई थी, एनालिसिस काफी हो चुका है। ये हमारी अच्छा खासा पढ़ लिया, 2 दिन में है। अच्छा जी, थर्ड टाइप अब हमने पढ़नी है। आज टाइट्रेशन की कल हमने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक पढ़ी थी। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में कॉम्प्लेक्स बन रहा था सिंपल, वही प्रिंसिपल जो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते आए थे। दोबारा भी रिवाइज हो जाएगा, जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो उसको एक बार रिमाइंड करवाऊंगी। उसके बाद आज जो हमने अपनी टाइप पढ़नी है वो पढ़नी है रिडॉक्स टाइट्रेशन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन था एक या दो, होप सो आप लोगों ने किया होगा। किया करो प्रैक्टिस, साथ साथ किया करो, साथ साथ नोट्स बनाओ। स्लाइड्स मिल जाती हैं लेकिन अपनी नोट्स खुद बनाओगे तो एट द एंड आपको फायदा होगा। अभी लग रहा होता है सब कुछ आ जाता है, लेकिन एट द एंड इतना टाइम नहीं होता कि आप डिटेल से सब कुछ पढ़ो। तो अपने नोट्स साथ साथ बनाओ, खुद बनाओ, वो ज्यादा फायदा होता है। अच्छा जी, रिडॉक्स टाइट्रेशन का दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। रिडॉक्स हम ऐसे रिएक्शन या ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और साइमल्टेनियस रिडक्शन भी हो रही होती है। जहां भी ऑक्सीडेशन होगी ना, तो ऑटोमेटिक है, हमेशा रिडक्शन लाजमी होगी। बिकॉज एक हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऐसे नहीं हो रहा होता कि ऑक्सीडेशन होगी रिडक्शन नहीं हो पाई। नहीं, जब भी हम कोई भी रिएक्शन करवाएंगे वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही होती है। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन का सिंपल प्रिंसिपल वही है कि हमारे पास या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, एक टाइट्रेंट होगा और दूसरा जो होगा वो टाइट्रेंट होगा। एक की कंसंट्रेशन पता होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पता है तो हम रिड्यूसिंग एजेंट की फाइंड कर लेंगे। रिड्यूसिंग की पता है तो हम उसकी मदद से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कर लेंगे। सर्किट एक्स्ट्रा है टाइम टेबल की, ठीक हो गया। एक सेकंड दे बस मुझे बेटा जी। ओके। हाँ, तो हम कंसंट्रेशन अच्छा फाइंड कर लेंगे। एक की पता होगी, दूसरे की हमने पता करनी है उसकी मदद से। बेसिक प्रिंसिपल वही रहेगा, टाइट्रेशन सब कुछ वही कर रहे होंगे, वही इंडिकेटर यूज होगा। इसमें एक चीज यूनिकनेस ही आई थी हमारे पास, इंडिकेटर यूज हो भी सकता है, नहीं भी होता। ज्यादातर नहीं हो रहा होता, अगर ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व है, बस उसका ट्रांजिशन होता है फिर भी हमें यूज करना पड़ता है, हम उसको पढ़ते हैं। तो देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इज फाउंड अगेंस्ट टाइट्रेंट। टाइट्रेंट की पता होगी आपको, और इनमें से कोई एक टाइट्रेंट होगा। और दरम्यान में जो रिएक्शन हो रहा होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन में क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी ऑक्सीडेशन वाली, और जो रिडक्शन वाली है वो इसको गेन कर रही होगी। उसका ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन में क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल बात कर ली जाए, बिल्कुल इजी सी। थोड़ा सा इसको हम आपकी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, आता सबको होगा ये। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सॉल्ट बना है, जल्दी से रिवाइज करवा रही हूँ। NaCl ये बन गया, ठीक है। अब देखो, फ्री स्टेटमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसकी भी 0 है। यहाँ पे ये +1 में चला गया है, ये -1 में चला गया है। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या हुआ है, सोडियम का चार्ज इंक्रीज हुआ है तो सोडियम की ऑक्सीडेशन हो गई है। सोडियम की ऑक्सीडेशन हो गई है। और क्लोरीन का चार्ज कम हुआ है तो इसकी क्या हुई है, रिडक्शन हो गई है। ये सिंपल सी बात है। तो जो मेन काम होगा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का होगा। और उसके बाद इसमें हम इंडिकेटर यूज करेंगे। टाइट्रेशन है, इसमें जो मोस्टली हम रिडॉक्स में जो टाइट्रेशन में यूज करते हैं, 99% इंडिकेटर जो है वो स्टार्च है। ये अब आप लोगों के पास पेपर से आया हुआ है, दोनों के इंडिकेटर पूछे हैं। कभी वो कॉम्प्लेक्सोमेट्री का पूछता है, कभी वो रेडॉक्स का पूछता है। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में एडिक्रोम ब्लैक टी मोस्ट कॉमनली यूज है, और इधर स्टार्च यूज करते हो आप। उसके बाद मिथिलीन ब्लू भी यूज करते हो कभी कभार, लेकिन 99% स्टार्च अगर इंडिकेटर यूज हो रहा होता है। स्टार्च का कॉम्प्लेक्स जो बनेगा भी हम देखेंगे, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू मिथिलीन ब्लू। तो स्टार्च ज्यादा यूज है मिथिलीन ब्लू की निस्बत। उसके बाद जो हम मेन टाइप दो चीजें पढ़ते हैं, जहां से एमसीक्यू उठा उठा के पूछ रहा होता है रिडॉक्स में से, वो है टाइप्स में से। टाइप्स हमारे पास दो मेन टाइप हैं, एक है आयोडोमेट्री, एक है आयोडीमेट्री। पहला पहला एमसीक्यू जो आया हुआ है वो है आयोडीमेट्री इज अ टाइप ऑफ डैश टाइट्रेशन, एसिड बेस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, रेडॉक्स या प्रेसिपिटेशन। तो आयोडोमेट्री आ जाए या आयोडीमेट्री आ जाए, दोनों रिडॉक्स की या ऑक्सीडेशन रिडक्शन की टाइप्स हैं। पहला एमसीक्यू सबसे इजी। अब पहले मुझे नहीं आता था अपने टाइम पे,
अब आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एमसीक्यूज रट्टे वाले आते हैं इधर से थोड़े से, इतने कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं होता टाइट्रेशन का, कोई मतलब इतना कॉन्सेप्ट है भी नहीं। वो ये सी बेसिक प्रिंसिपल है, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, ये प्रिंसिपल है इसका। तो ये रट्टे वाले ही पूछ रहा होता है कि इसमें इंडिकेटर क्या है, इसकी पीएच क्या है, क्या रखनी चाहिए, बस इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री, तो पहले हम पढ़ते हैं आयोडीमेट्री, वो जरा इजी है। आयोडीमेट्री क्या है? आयोडीमेट्री डायरेक्ट मेथड है टाइट्रेशन का टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ I2। चाहे हम आयोडोमेट्री यूज कर रहे हैं चाहे हम आयोडीमेट्री, नाम से ही पता चल रहा है हमने फाइंड करनी है कंसंट्रेशन I2 की, आयोडाइन की। आयोडाइन की कंसंट्रेशन हमने दोनों में फाइंड करनी है। अब आयोडीमेट्री इज अ डायरेक्ट मेथड, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है। आयोडीमेट्री डायरेक्ट मेथड है, आयोडोमेट्री जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट कैसे है देखो अभी पढ़ते हैं। आयोडीमेट्री में स्पेसिफाई है कि हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है I2 की विद द नॉन सोल्यूशन ऑफ, ये देखो हाइपो का फॉर्मूला मैंने कल कहा था अक्सर पूछा जाता है, एक बार पास्ट पेपर में आया हुआ है, क्योंकि बिकॉज इंपॉर्टेंट है आपकी रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो हाइपो का फॉर्मूला यहाँ से आया है Na2S2O3, ये हाइपो है हमारे पास, इसको हम सोडियम थायोसल्फाइड भी कहते हैं, दोनों कॉमन नेम है इसके। तो हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है आयोडाइन की विद द नॉन सोल्यूशन ऑफ हाइपो। तो देखो नॉन सोल्यूशन है मतलब इसकी कंसंट्रेशन पता है, तो दिस इज और टाइट्रेंट, TITRANT, ये टाइट्रेंट होगा। चाहे आयोडो है चाहे आयोडी है, दोनों में हमारे पास I2 जो है वो एक्ट करेगा एज अ टाइट्रेंट। जो पूछ सकता है, अगर मैं पेपर बनाऊं तो शायद पूछूं, बिकॉज स्पेसिफिक है। वरना हमने जितनी भी पढ़ी है टाइट्रेशन, एसिड भी हो सकता है बेस भी हो सकता है, लेकिन रिडॉक्स की ये जो दो टाइप है ना, आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री, इन दोनों में स्पेसिफिक है आपका टाइट्रेंट और टाइट्रेंट। तो पूछ सकते हैं कि I2 इसमें क्या है, I2 टाइट्रेंट है, इसकी कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी है विद नॉन सोल्यूशन ऑफ हाइपो दैट विल एक्ट एज अ टाइट्रेंट। I2 क्या है, अब देखो ये दो स्पीशीज ही हैं जिनके थ्रू टाइट्रेशन करनी है, एक इंडिकेटर ने डालना है। अब इसकी कंसंट्रेशन देखो हमें पता है, तो हम यही भी एक्सपेरिमेंट साथ साथ परफॉर्म करते हैं हमारा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन पता है तो हम इसको क्या करेंगे, ब्यूरेट में ले लेंगे। तो हमारा ये हाइपो जो है Na2S2O3, Na2S2O3, ये हमारा आएगा ब्यूरेट में, ठीक हो गया। उसके बाद हमने फाइंड करनी है नीचे वाले की, दूसरे की, एक ही बच गया और I2 की, तो I2 को हम लेंगे अपनी टाइट्रेशन फ्लास्क में। अब आप लोगों ने पढ़ रखा है, को पूछ सकता है आपको इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग कौन सा है। तो यू नो वेरी वेल कि जितने भी हमारे हेलोजेंस हैं वो सारे स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, बिकॉज उनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है आईयूपैक की जो हमारी सीरीज दी हुई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें हमारा बिल्कुल डाउन द F2 प्रेजेंट है। तो F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, आया हुआ है आप लोगों का। सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल भी F2 का है और स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके बाद हमारे पास जितने भी हेलोजेंस हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हेलोजन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑब्वियस बात है हाइपो जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। काम क्या है, काम कुछ नहीं करना, इंडिकेटर डालना है स्टार्च। तो हम क्या करेंगे, इसमें इंडिकेटर डाल देंगे। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल कोई इन्वॉल्व नहीं है, ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व ही है ना, इस वजह से हम डाल रहे हैं इंडिकेटर। वरना जहाँ पे ट्रांजिशन मेटल आ जाएगा ना, जिस उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में, वहां हम इंडिकेटर नहीं डाल रहे होते, वहां वो सेल्फ इंडिकेटर के तौर पे काम करेगा। जैसे ही ऊपर से डालना स्टार्ट करोगे ना, उसकी मैं करवाती हूँ, किसकी भी करवाती हूँ आपको एग्जाम्पल। तो अच्छा जी, हमने क्या करना है, हमने I2 में स्टार्च को डाल देना है, एक ड्रॉप स्टार्च का डालेंगे और हमारा कलर बन जाएगा ब्लू। जैसे ही स्टार्च डालोगे बड़ा डार्क ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉप वाइज हमने स्टार्ट कर देना है अपनी Na2S2O3 को एडिशन को। और जैसे ही हमारा एक ड्रॉप ऐसा आएगा कलरलेस हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वहां पे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएगा, खुद रिड्यूस हो रहा होगा। और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करवाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। तो कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है। तो हमारा जैसे ही सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंप्लीट होगा, रिएक्शन जो है वो सोल्यूशन का जो कलर है, सॉरी, वो कलरलेस हो जाएगा और हमने फौरन से स्टॉपर को रोक देना है। अब बिहाइंड दिस कलर चेंज केमिस्ट्री क्या हुई है, जो हमारा काम ऐसे केमिस्ट्री समझनी है वहां पे नहीं आती, पीपीएससी में केमिस्ट्री नहीं पूछता, मैं सिखा देती हूँ। जो आपने अगर जब पीपीएससी की तैयारी करोगे ना, केमिस्ट्री समझ लो, रट्टे वाली चीजें ये मारनी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग क्या है, इंडिकेटर क्या कर रहे हो, पीएच क्या होनी चाहिए, अगर कोई रिएक्शन पीएच स्पेसिफिक है, रट्टे बड़ा सारा पेपर आता है, तो उस लिहाज से तैयारी करनी है आपने।
अच्छा जी, केमिस्ट्री क्या हुई है, देखो अब एक चीज एक याद रखनी है, आई टू। यहाँ पे के आई का क्या काम है? के आई का काम ये है, आई टू इज अ नॉन पोलर स्पीशीज। हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि पोलैरिटी चेंज देखो बिल्कुल भी नहीं है। आई आई का ये बॉन्ड ऐसे होता है, तीन तीन लॉन पेयर होते हैं ऊपर ऊपर, ये इस तरह होता है इसका। अगर आप ल्यूविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, तो आई टू इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में होता है ग्रे शेड में। तो नॉन पोलर है तो पानी में तो डिजोल्व नहीं होता, सॉलिबिलिटी देता है लेकिन अप टू सर्टन एक्सटेंट, बहुत कम सॉलिबिलिटी होती है, तकरीबन इनसॉल्युबल है, और वैसे ही दिख रहा होता पानी में पड़ा, बिकॉज वाटर इज अ वेरी पोलर सॉल्वेंट। आई टू नॉन पोलर है, तो आई टू को डिजोल्व करवाने के लिए हम के आई का सोल्यूशन बनाते हैं। हम के आई का सोल्यूशन बनाते हैं, उसमें आई टू के सॉलिड को डिजोल्व करवाते हैं। जब आई टू का फिर पानी के आई और आई टू फिर उसमें डिजोल्व हो जाएगा, इनके दरमियान रिएक्शन क्या होता है, आई थ्री नेगेटिव बन जाता है, के प्लस हो जाता है, ये स्पीशी बनती है। तो टू हमें के आई का कोई मकसद नहीं है टाइट्रेशन में टू डिजोल्व द आई टू, बिकॉज आई टू नॉन पोलर है और पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो हम साथ में के आई डाल देते हैं पानी में थोड़ा सा, ताकि ये सॉल्युबलाइज हो जाए। तो क्योंकि इसमें भी देखो अब चार्जेस बन गए हैं, जब चार्जेस बन जाते हैं फिर ये सॉल्युबल हो जाते हैं। देन हम क्या करते हैं, स्टार्च का एक ड्रॉप डालते हैं। स्टार्च का जैसे ही ड्रॉप डालेंगे तो स्टार्च आई टू के साथ, पहले आई थ्री बन गया सोल्यूशन में, ठीक है, जैसे ही स्टार्च डालोगे ना दोबारा ये आई टू बन के स्टार्च के साथ बना देगा और आई नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो स्टार्च के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा या अटैचमेंट होगी ना वो आई टू की ही होगी, लेकिन पहले उसका सोल्यूशन बनाने के लिए हमें के आई का डालना जरूरी है, वरना ये पानी में ऐसे ही पड़ा रहता है। तो जस्ट टू सोल्यूबलाइज द आई टू या नॉन पोलर आई टू, हम के आई को थोड़ा सा ऐड करेंगे जिससे चार्जेस डिवेलप होंगे और आई टू डिजोल्व हो जाएगा। देन हम स्टार्च डालेंगे तो आई टू और स्टार्च का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देन हम अपनी ड्रॉप वाइज क्या करेंगे, हाइपो को डालना स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे ड्रॉप वाइज आता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सारी स्पीशीज के हो जाएंगे, जितना आई टू प्रेजेंट है सारे के सारे की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो कलरलेस हो जाएगा और हमारे पास ये रिएक्शन हो जाएगा, आई टू प्लस एन ए टू एस टू ओ थ्री जब ब्रेक करता है तो हमारे पास ये ओवरऑल रिएक्शन बन रहा होता है, एन ए टू एस टू ओ सिक्स बन जाता है प्लस साथ में एन ए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चलो देख लो कि इक्वेशन मेन ये बन रही होती है। फिर जैसे ही सारा कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है तो जैसे ही नेक्स्ट ड्रॉप आता है वो स्टार्च के साथ रिएक्शन शो करता है। पहले तो आई टू और स्टार्च का रिएक्शन है ना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंप्लीट हो गया तो जो नेक्स्ट ड्रॉप होता है ना आपका हाइपो का, वो स्टार्च के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे ही वो स्टार्च के करीब आएगा तो आप कलरलेस हो जाते हैं। तो इसका इंडिकेटर क्या करता है, आई टू के साथ देते हैं ब्लू कलर। जैसे ही सारा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, वेरी नेक्स्ट ड्रॉप जो होगा हाइपो का, वो आई टू को इलेक्ट्रॉन देने की बजाय स्टार्च के साथ रिएक्शन शो करेगा। जैसे ही वो स्टार्च के साथ रिएक्शन शो करेगा स्टार्च का स्ट्रक्चर चेंज होगा कुछ ना कुछ, और वो स्ट्रक्चर चेंज होके कलरलेस हो जाएगा। तो इस तरह स्टार्च इंडिकेटर के तौर पे काम कर रहा है, कलर चेंज करवा रहा है बाय चेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर। ये थी डायरेक्ट टाइट्रेशन जिसमें आपने डायरेक्ट आई टू लिया, डायरेक्ट हाइपो लिया, अपना इंडिकेटर डाला और सिंपल टाइट्रेशन करवा दी और कलर आपका चेंज हो गया ब्लू टू कलरलेस। ये तो थी जी आयोडीमेट्री। मुझे रिमूव करने दो, गंद हो गया। मैं अब आपको करते हैं हम आयोडीमेट्री। डिफरेंस क्या है दोनों में, छोटा सा बस एक स्टेप का डिफरेंस है, दोनों में की काम करना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, ये देखो आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है। अब एक दफा ये एमसीक्यू आया हुआ है, आई डोंट नो कब पहले आया हुआ है, आयोडी का पूछा हुआ है या आयोडो का, मुझे इस टाइम नहीं याद। बस ये पूछा हुआ है एमसीक्यू में नीचे, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कंबस्टन रिएक्शन है या नन ऑफ दीज। तो आयोडो है तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टाइट्रेशन है। बैक टाइट्रेशन में पूछ सकता है, तो इनडायरेक्ट मेथड है सिंपली, ना कोई बैक है, सिंपल टाइट्रेशन है और इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं, तो इसमें एक काम देखो, इसमें भी यही करना है, हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है आई टू की हाइपो के अगेंस्ट ही। टाइट्रेंट हाइपो ही है, टाइट्रेंट आयोडाइन ही है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आयोडाइन डायरेक्टली यूज नहीं करते। वहां हमने क्या किया था, आई टू उठाया था और सोलिबलाइज करवा दिया था के आई के सोल्यूशन में, काम बन गया था, डायरेक्ट आई टू यूज किया था। यहाँ पे हम डायरेक्ट आई टू यूज नहीं करते। देखो इसकी स्टेटमेंट चेक करो, स्टेटमेंट, मेरा नेट अनस्टेबल आ रहा है, स्टेटमेंट को देखते ही आपको पता चल जाए, टू डिटरमिन द कंसेंट्रेशन ऑफ लिबरेटेड आई टू। डायरेक्टली यूज नहीं किया, कोई ऐसा रिएक्शन करवाएंगे जिसके नतीजे में आई टू लिबरेट होगा
और जो I2 लिबरेट होगा ना उसकी टाइट्रेशन करवाएंगे हाइपो के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही है I2, रिड्यूसिंग एजेंट हाइपो ही है, इंडिकेटर स्टार्च ही यूज होगा। अब देखो किया क्या है, वहां पे हमने रिएक्शन करवाया था I2 का KI के साथ, यहाँ पे हम लेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट और KI को लेंगे, जब हम कॉपर सल्फेट और KI का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा Cu2I2। पोटेशियम सल्फेट हमें इससे कंसर्न नहीं है, हमारा मेन प्रोडक्ट ये I2 लिबरेट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट को यूज करेंगे, I2 को नहीं यूज करेंगे, ये बार बार बता रही हूँ, इनडायरेक्ट मेथड है। आयोडो आयोडो इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली I2 नहीं यूज करेंगे। कोई ऐसा रिएक्शन करवाएंगे जिसके नतीजे में I2 निकलेगी। रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, कॉपर सल्फेट प्लस KI का रिएक्शन करवाएंगे, उसके नतीजे में I2 लिबरेट होगी। जो I2 लिबरेट होगी देन हम स्टार्च डालेंगे और I2 और स्टार्च का कॉम्प्लेक्स सा बन जाएगा। देन हम ऊपर से हाइपो को रिलीज करवाएंगे और हाइपो का इनका आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, बाकी सब कुछ वही है, एंड पॉइंट वही ब्लू टू कलरलेस आएगा। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटली। इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चलेगा I2 लिबरेट हुई है, ये देखो ये बीकर है, इसमें हमने वही हाइपो ले लेना अपना, ठीक है। ये हाइपो ले लिया इसमें हमने जी। ये मेरी टाइट्रेशन फ्लास्क है, टाइट्रेशन फ्लास्क में मैंने अब क्या लेने हैं, मैंने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट और KI का सोल्यूशन बनाऊंगी। जब कॉपर सल्फेट और KI के सोल्यूशन को मिक्स करूंगा, जितने वो जो मोलैरिटी चाहिए होंगे, एक्सपेरिमेंट में लिखा होता है इतने मोलर करेंगे तो I2 लिबरेट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, I2 लिबरेट हो जाएगा। पहले सोल्यूशन बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें इसकी इंडिकेशन क्या होगी कि I2 निकलना स्टार्ट हो गया। सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, नीला थोथा जिसे हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। तो बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन है। KI का सोल्यूशन थोड़ा सा होता है लेकिन फिर भी काफी हद तक क्लियर होता है। जैसे ही इनको मिक्स करके शेक करोगे एकदम हेजी सा ग्रे सा शेड आ जाएगा, कहते हैं ना गदला हो गया, मैला सा, इस टाइप का। तो जो हेजी सा होगा ना वो इंडिकेशन होगा कि I2 आपका रिलीज होना स्टार्ट हो गया। तो हेजीपन जो है आपका वो I2 रिलीज हो गया। जैसे ही आपको हेजीपन लगे आपने स्टार्च डाल देना है, एक ड्रॉप स्टार्च डाल के आपने इसको शेक करना अच्छे से, कि अच्छे से सारा स्टार्च जो है वो I2 में मिक्सअप हो जाए। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ड्रॉप वाइज अपना रिड्यूसिंग एजेंट को डालना है। जैसे ही स्टार्च डालोगे ब्लू कलर हो जाएगा। ड्रॉप वाइज खोलना स्टार्ट कर देना है, ध्यान से इतना खोलना है कि आपका जो ड्रॉप है आप काउंट कर सको, और फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरता रहेगा गिरता रहेगा। जैसे ही एकदम एक पॉइंट आएगा कलरलेस हो जाएगा, आपने रोक देना है। मतलब क्या है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जितने भी I2 थे वो सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो चुके हैं। जितने भी ड्रॉप ने आना था, हमारा काम तो कंसंट्रेशन फाइंड करना था ना I2 की, तो जितने भी I2 प्रेजेंट थे ना वो सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो चुके हैं। तो हमने स्टॉप कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना सेम वही फार्मूला लगा के M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसमें भी देखो रेशो जो होती है 1:1 है, सॉरी 1:2 होती है इसमें। इसमें हमें N1 और N2 लिखना पड़ेगा, इसमें हमें N1 और N2 लिखना पड़ेगा। ये कोई जस्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में आपको फायदा होता है कि वहां पे EDT और केटाइन की 1:1 होती है हमेशा। बाकी में मेरा आपको N1 N2 देखना पड़ेगा। इसमें देखो आयोडो और आयोडी की बात हो रही है तो हमेशा 1:2 ही है, तो आपको इधर 1 इधर 2, बाकी एक की मोलैरिटी आपको पता होगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैं हाइपो की ले रही हूँ, इसकी मोलैरिटी पता होगी, जितना इसका वॉल्यूम यूज हो जाएगा आपने वो लिख देना है। हाइपो का आपने देख लेना 2 नंबर ऑफ मोल्स है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है। 10 वॉल्यूम मोस्टली हम लेंगे इसका, आयोडाइन का या जिसका भी है, और उसके बाद मोलैरिटी फाइंड कर। तो बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है। फार्मूला सब में वही लगना है, फार्मूला वो आपसे पूछेगा ना तो एसिड बेस देगा, उसके अलावा फार्मूला नहीं अप्लाई करवाता वो। लेकिन इन केस आप भी जाए तो आपको पता होना चाहिए हर टाइट्रेशन में यही फार्मूला लगेगा आपका। मेन बस ये है कि आयोडो और आयोडी में आपको फर्क पता हो कि आयोडी आपका जो है वो डायरेक्ट मेथड है और आयोडो जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है। उसमें हमने क्या किया था, I2 प्लस KI का डायरेक्ट रिएक्शन करवाया था। इसमें हमने कॉपर सल्फेट के साथ करवाया है, आयोडाइन की पहले लिबरेट करवाया है। जब वो लिबरेट हो चुका है तो अब लिबरेटेड I2 को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, इतना सा फर्क है। होप सो क्लियर हो गया होगा डिफरेंस, मेरे ख्याल से मैंने अपनी ट्राई की, आप लोगों को समझ आ जाए। ओके जी, ये हो गया। उसके बाद हम कर लेते हैं एक छोटी सी, अभी यहाँ ना मैंने स्लाइड डाली नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ। तो बाकी मैं ना रजिस्टर से उसको मुझे आपने मैसेज करना है ग्रुप में, मैं आपको भेज दूंगी। मैंने लिखा जरूर हुआ एक्सपेरिमेंट के, एक्सपेरिमेंट ही भेज दूंगी, मेरे पास कॉपी भी पड़ी है प्रैक्टिकल की। KMnO4 किया, मुझे ना याद नहीं है उसमें KMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इसके साथ रिड्यूसिंग एजेंट उन्होंने क्या डलवाते हैं मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ, हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है।
कोई भी आप 1 2 3 नाम दे दो, ठीक है। जब भी हम KMnO4 के साथ करवाएंगे ना, ये याद रखना, अक्सर वो पूछता है, शायद पूछा भी हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, KMnO4 में इंडिकेटर कौन सा यूज करता है, वो 3 4 नाम देगा। तो आपने ध्यान देना है कि एक रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जहां KMnO4 यूज हो जाए वहां कोई इंडिकेटर यूज नहीं होता। KMnO4 ऑलवेज एक्ट एज एन सेल्फ इंडिकेटर। बड़ी कॉमन हमारे पास टाइट्रेशन है, मैं इसके बाद लास्ट में भेजूंगी आपके पास प्रैक्टिकल कॉपी से। तो इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिया हुआ उसमें कोई भी ले सकता है, मेन हमारा KMnO4 है। तो ड्यूरिंग जब रिएक्शन हो रहा होता है यहाँ पे +7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। ड्यूरिंग रिएक्शन ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है, ये Mn2+ में जाता है पहले, और फिर एट द एंड ये Mn0 में जाता है। और इसका जो एंड Mn0 है ना, ये ब्लैक कलर का होता है। KMnO4 पर्पल से इसका जो ब्लैक कलर आता है ना एंड पॉइंट का, वो ब्लैक आ जाता है, पर्पल टू ब्लैक इसका एंड पॉइंट हो रहा होता है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है ना, तो कलर वैसे ही चेंज हो रहा है। इंडिकेटर का काम है कलर चेंज करवाना। जब कलर ऑटोमेटिक वो चेंज कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने के साथ, तो हमें क्या पड़ी, हम अपना खर्चा करें और इंडिकेटर को यूज करवाएं। तो जब भी KMnO4 या K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं वो, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसका भी बहुत शार्प येलो कलर होता है। K2Cr2 यूज नहीं करता, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स है ना वो सारे KMnO4 के साथ है। लेकिन इन केस वो अगर आपका कॉन्सेप्ट जानना चाहे और अगर वो इसके साथ कोई ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग, अगर वो इसको एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले, तो उसमें भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, और क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही चेंज करेगा, अगर वो +7 से +6 पे भी जाता है ना, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कभी भी कलर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ सेम नहीं रहेगा। चाहे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, कलर ने चेंज होना ही होना है। तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशंस जिनमें आपके पास ट्रांजिशन मेटल यूज हो जाए, थोड़ा सा आंखें खोल के देखना है, वहां पे लाजमी वो ऑप्शन देगा। ये आया हुआ है लास्ट टाइम ही, उससे पिछले वाले में आया हुआ है कि उसने टाइट्रेशन दिया आपको KMnO4 और एक रिड्यूसिंग एजेंट दिया है, और वो पूछते हैं आपसे इसमें मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर कौन सा है, और वो ऑप्शन देगा आपको स्टार्च, लाजमी देगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको स्टार्च, फ्लोरोसिन और वो कॉमन इंडिकेटर्स देगा। मिथिलीन ब्लू भी दे सकता है, बोथ दे दे। तो आपने क्या करना है, वहां पे आंखें बंद करके देख नहीं लेना कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन है, तो यहाँ पे तो हम मोस्ट कॉमनली स्टार्च यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन आयोडो और आयोडी में, या वहां पे जहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, ट्रांजिशन मेटल्स का जैसे ही एलिमेंट देखो, नो सुटेबल इंडिकेटर आएगा, डी ऑप्शन, नन पे जाओगे, बिकॉज वो खुद ही काम करेगा सेल्फ इंडिकेटर के तौर पे, और हमें कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए वहां पे। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैं आपको भेजूंगी लास्ट में, मुझे बस मैसेज को आप लोगों ने करना है कि मैम उसको एक्सपेरिमेंट भेजती, एक बार पढ़ भी लेना खुद ही अपने उससे ना, कि KMnO4 का किसके साथ, मुझे एग्जैक्टली रिड्यूसिंग एजेंट नहीं आ रहा, स्पेसिफिक होता है यहाँ पे। ठीक हो गया, ये थी आपकी जी रिडॉक्स टाइट्रेशन, और जिसको आप लोगों ने बनाया था। इतनी मुश्किल है टाइट्रेशन, इतनी मुश्किल है, ये कोई मुश्किल है मुझे बताओ। अच्छा जी, लास्ट टाइप हमारे पास है टाइट्रेशन की, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ही है। जितनी टाइट्रेशन है सारी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। काम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज ही देख रहे हैं ना। जी भाई, बोलो, कोई इशू है किसी को तो बताओ भाई। है इशू? आई थिंक सो, अभी कोई बात कर रहा था, वैसे ही जनरल आवाज आई है मुझे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं फिर हम। देन है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, हमारे पास लास्ट टाइप। इसमें से भी एक MCQ पक्का आता है, लाजमी आता है। इसमें से वो पूछते हैं ना, पीएच पूछते हैं, एक तो हम अभी पढ़ेंगे 3 टाइप्स हैं इसकी। तो पीएच पूछते हैं और इंडिकेटर कॉमनली कौन सा है वो पूछते, 2 चीजें इसमें आने वाली। अच्छा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हमारे पास नाम से बता रही है ऐसी टाइट्रेशन जिसमें प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। जब आप टाइट्रेंट और टाइट्रेंट को, ये ऊपर से टाइट्रेंट और नीचे से टाइट्रेंट का जब एडिशन होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बन रहे होंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन विच एंड पॉइंट इज फाउंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, के एंड पॉइंट कैसे फाइंड होगा, आपके पास प्रेसिपिटेट्स बन रहे होंगे। मोस्टली जो हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है कहाँ यूज करते हैं, टू डिटरमिन द कंसेंट्रेशन ऑफ हेलाइड्स। हेलाइड्स की यूज करने के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइन की कंसेंट्रेशंस को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं, और 90% हम इससे क्लोराइड की डिटेक्शन या क्लोराइड की कंसेंट्रेशन फाइंड कर रहे होते हैं। सॉरी, डिटेक्शन नहीं, डिटेक्शन तो हम करते हैं सॉल्ट एनालिसिस में।
तो हम यहाँ क्या ये काम कर रहे होते हैं, हम हाइलाइट्स की कंसेंट्रेशन फाइंड कर रहे होते हैं कि कितना इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है क्लोराइड की। इनको हम नाम देते हैं आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस का। 90% जो आपकी हैं वो आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। क्यों? क्योंकि हम डिटरमिन करते हैं क्लोराइन को विद द सिल्वर आयंस की मदद से। अब आर्जेंटोमेट्री हम किसे कहते हैं जहां पे सिल्वर का यूज होता है, बिकॉज सिल्वर का दूसरा कॉमन नेम क्या है, अर्जेंटाइन। इसी के नाम पे एक मुल्क भी रखा गया। अक्सर एमसीक्यू आ जाता है जनरल नॉलेज का कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसके वजह से एक मुल्क का नाम दिया गया था, तो सिल्वर। सिल्वर जो अर्जेंटीना है ना, वो इसकी बेस पे दिया गया है नाम उसको, सिल्वर की बेस पे। तो इसका कॉमन नेम है अर्जेंटाइन, और इसका पीरियोडिक टेबल में हम उसको सिल्वर कह रहे होते हैं। तो सिल्वर जहां भी यूज होगा, अगर उसके किसी टाइट्रेशन में यूज हो रहा है ना, तो उस टाइट्रेशन को हम कहते हैं आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस। और अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन होगी वो टाइप किसकी है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की। और प्रेसिपिटेशन में हम करते क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ हैलाइड्स फाइंड करते हैं, और मेनली फाइंड करते हैं क्लोराइड की कंसेंट्रेशन को। नेक्स्ट हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रिंसिपल तो देखो वही है, प्रिंसिपल क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की टाइप होगी, वॉल्यूम में चेंज आएगा, लेकिन एंड पॉइंट किस तरह फाइंड करेंगे, वहां हम कलर चेंज से करते हैं, यहाँ कलर चेंज होगा, लेकिन कलर चेंज के साथ साथ क्या होगा, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, तब हम कहेंगे एंड पॉइंट आगे है। अगर प्रेसिपिटेट्स नहीं बने तो क्या होगा, हम कहेंगे एंड पॉइंट अभी नहीं आया, क्योंकि थी ही प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन ना। जब प्रेसिपिटेट ही नहीं बना तो हम कैसे कहेंगे कि एंड पॉइंट हो गया। तो कलर चेंज और प्रेसिपिटेट्स का बनना दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं प्रेसिपिटेशन में। अब ये याद रखना कि प्रेसिपिटेट्स किसी भी रिएक्शन में बनते हैं ना, बहुत कम कोई ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसमें प्रेसिपिटेट्स पीएच सेंसिटिव ना हो, वरना प्रेसिपिटेट्स जिस भी रिएक्शन में होना वो बहुत ज्यादा पीएच सेंसिटिव होता है। अक्सर अब अभी आप लोग एमफिल वाले हो कि नहीं मुझे नहीं पता, जो एमफिल में स्टूडेंट्स हैं अक्सर वो काम कर रहे होते हैं ना रिसर्च वर्क, तो अक्सर वो काम कर रहे होते हैं पॉम्स पे, पॉलीऑक्सोमेटिलेट्स। पॉलीऑक्सोमेटिलेट्स जो है ये इतने ज्यादा पीएच और इतने ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं ना कि आपकी पीएच और टेम्परेचर, इनफेक्ट टेम्परेचर आपका ये अक्सर मसला करते हैं सर्दियों में। गर्मी में बन जाते हैं इजली से, सर्दियां आ जाए तो पता नहीं क्या मसला आता है इनको, टेम्परेचर सेंसिटिव इतने ज्यादा है, ऊपर से ये पीएच सेंसिटिव भी बहुत है, तो ये नहीं बन रहे होते। इसी तरह जो आपके इधर बिल्कुल ऐसे ही है, अवेस नैनो पार्टिकल्स की टाइप है। मैंने लैब में क्लास फेलो साथ ही बना थी, बैच फेलो बल्कि लैब फेलो को, उसके बन के वो बड़ी सबसे पहला काम इसका ही हुआ था, इस बच्ची का साथ मेरे कोलीग का। बट वो बड़ी खुश होगी कि मेरा काम तो फौरन से हो गया, मेरे बल्कि नहीं बन रहे थे ना उस टाइम, रिएक्शन नहीं हो रहा था स्टार्ट में, तो बहुत खुश थी। इसके बाद उसने जब कैरेक्टराइजेशन के लिए किया, महीने बाद दोबारा बनाने थे, सारा काम उसने स्टडीज कर ली, काम सेट हो गया। जब एट एंड कैरेक्टराइजेशन के लिए उसने बनाने थे, उसने भेजने थे XRD, और उसके लिए जब तक थोड़ा मौसम चेंज हो गया था, 1.5 महीना हो गया था, सर्दियों का टाइम आ गया था, उसके बाद उसके वो पार्टिकल्स नहीं बने। वो हर तरीके से उस बच्ची ने ट्राई कर लिया, उसके नहीं बन रहे थे। तो ये पीएच सेंसिटिव और बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव, जो भी आप प्रेसिपिटेट्स बनाओगे वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेम इज द केस विद द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। इसमें जो भी प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो इतने ज्यादा पीएच सेंसिटिव और कुछ एक है बुलहार्ड मेथड अभी हम पढ़ेंगे, वो टेम्परेचर सेंसिटिव भी है, उसमें आपने कंडीशंस में नहीं मेंटेन की तो आपके प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते, एंड पॉइंट नहीं आ रहा होता। डेट्स वाई टीचर आपको ज्यादातर वो 3 आप लोगों ने परफॉर्म की होंगी लैब में। एसिड बेस लाजमी करते हो, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक भी कर ही लेते हो, और रेडॉक्स भी टीचर करवाई देते हैं कोई एक आयोडो या आयोडी में से। प्रेसिपिटेशन शायद आपने की हो, लेकिन 90% यूनिवर्सिटीज में टीचर नहीं करवाता BS लेवल पे। रीजन क्या है, यही है कि आप लोग पीएच मेंटेन नहीं करता स्टूडेंट, और मेरा बच्चा ही होता ऑब्वियसली, इतना नहीं पता होता, तो टीचर्स नहीं करवा रहे होते क्योंकि एंड पॉइंट नहीं आ रहा होता आप लोगों का। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, सॉरी, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस के। एक है वोल्हार्ड मेथड, दूसरा है फजान्स मेथड, तीसरा है मोहर्स मेथड। तो देर आर 3 मेथड्स, वोल्हार्ड, फजान, मोहर। सो थोड़ा वोल्हार्ड जरा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, पहले पहले आया था, उसके बाद मॉडिफिकेशन हो गई थी फजान, और मोहर ने बहुत ईजी कर दिया था, तो इसलिए मैं मोस्टली बच्चों को पहले पढ़ा रही थी फजान या मोहर, ताकि थोड़ा सा हम इसको इजी की तरफ ले जाए। ये देखो फजान्स मेथड क्या है। फजान्स मेथड में कुछ भी नहीं करना। फजान मेथड इज अ टाइप ऑफ आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें हमें क्या करना है, AgNO3 का वही सिल्वर को यूज करना है, साथ साथ इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ईजी है, बिल्कुल बच्चों वाली टाइट्रेशन है।
सबसे पहले कल को आप टीचर बन जाओ ना, तो आपने प्रेसिपिटेशन की टाइप करवाओ तो फजान करवानी है या फिर मोहर्स करवानी है, वो हार्ड नहीं करवानी है, वो जरा सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आ रही होती, बाद में लेके जाना उसको वहां पे। तो सबसे इजी है फजान्स मेथड। फजान में क्या करना है, टाइट्रेंट AgNO3 है, तो यहाँ पे ये हमारा टाइट्रेंट आ जाएगा AgNO3। अब वो इसमें से पूछ सकता है, इसका टाइट्रेंट और टाइट्रेंट फिक्स होता है, टाइट्रेंट चेंज हो सकते हैं, वो NaBr यूज कर सकते हैं या फिर NaI यूज कर सकते हैं, कोई भी हैलाइड यूज कर सकता है। लेकिन टाइट्रेंट अगर वो कहते हैं ना आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन है, तो टाइट्रेंट इज फिक्स्ड, दैट विल बी AgNO3। तो यहाँ पे नीचे मैंने क्या किया है भाई, NaCl का सोल्यूशन ले लिया। फॉर एग्जांपल मैं क्लोराइड की ही डिटेक्शन करना चाहती हूँ, तो मैं कोई भी सॉल्ट ले लूंगी क्लोराइड वाला, CaCl2, जो भी आपको अवेलेबल हो लैब में, क्लोराइड के फॉर्म में कोई भी साल्ट है आप उसको ले लो, ऊपर AgNO3 ले लो। यहाँ पे आपने क्या करना है, इंडिकेटर डाल देने हैं फ्लोरोसीन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और पास्ट पेपर का MCQ। द इंडिकेटर दैट इज यूज्ड इन फजान मेथड इज, बाकियों की मिक्स कर देता है, बोलहार्ड का अपना है, स्पेसिफिक है, मोहर्स का अपना है, फजान का अपना है। तो फजान ने यूज किया था फ्लोरोसीन, तो आपने ये चीज रटा मारनी है या याद रखनी है, जो भी करना है, जिस तरह भी याद करना है अपनी याद कर। इसको देखो, याद करने की कोई ट्रिक मुझे अभी आई है, फजान भी F से बन रहा है, फ्लोरोसीन भी F से बन रहा है, तो दोनों FF वाला काम हो गया, थोड़ी सी आसानी चाहिए, ठीक है। तो इंडिकेटर इसका FF से ही बनेगा, फ्लोरोसीन यूज करोगे। अब जी एक चीज ध्यान में रखनी है, फ्लोरोसीन आपका जो इंडिकेटर है ये थोड़ा लाइट सेंसिटिव है, दैट इज लाइट सेंसिटिव। तो आपके पास क्या होगा, जो फ्लोरोसीन है आप इसको बहुत ज्यादा सूरज वाली जगह पे नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा गर्मी समर डेज है, तो आपने इसको उस कमरे में लेके आना है जहाँ पे सूरज की शुआएं बहुत कम है। अगर सूरज की आ रही हैं तो आपने पर्दे आगे कर देने हैं थोड़ा, जितनी कम से कम लाइट होगी, अंडर डार्क बहुत अच्छा होता है, लेकिन फुल अंधेरे में तो हम काम नहीं कर सकते, तो डिफ्यूज्ड लाइट आए। एक तो डायरेक्टली जहाँ पे आप काम कर रहे हो ना, विरुड के ऊपर, टाइट्रेशन फ्लास्क के ऊपर जिसमें फ्लोरोसीन पड़ा है, उसके ऊपर तो बिल्कुल भी ना आए लाइट। और सेकेंडली अगर इन केस किसी कमरे में आ भी रही है, तो पहले आप खिड़कियों को कवर कर दो पर्दे से, अखबार से, देन आप इसको करो, देन ये बहुत अच्छा काम करेगा। बिकॉज फ्लोरोसिन इज एन एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, नेगेटिवली चार्ज होता है और काम करता है अच्छा अंडर डिफ्यूज्ड और डार्क लाइट, लाइट में जरा सेंसिटिव होता है और डीनेचर हो जाएगा आपका, कह सकते हो आप। इसमें जो पीएच है, सबसे मेन थिंग देखो, अब इसमें हमने पीएच को मेंटेन करना है, पीएच को हमने हर हाल में न्यूट्रल रखना है। बाद में काम करना है, फ्लोरोसीन डाल देंगे बेशक एक ड्रॉप, उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है, पीएच मीटर ले लो, पीएच मीटर नहीं अवेलेबल तो स्ट्रिप मिलती है, पेपर स्ट्रिप, पीएच पेपर, उसको डिप करके उसका कलर मैच करो व्हील के साथ, न्यूट्रल का कलर जो भी होगा एग्जैक्टली 7 रखोगे तो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे फजान में, वरना नहीं बनेंगे। फ्लोरोसीन अगर यूज करे एज एन इंडिकेटर, और ये टाइट्रेंट और टाइट्रेंट यूज कर रहे हो, तो पीएच न्यूट्रल करना जरूरी है। अगर पीएच 7 से 7.3 भी हो गई, देयर विल बी नो प्रेसिपिटेशन इन दिस मेथड। तो दीज आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पीएच सेंसिटिव। जो पीएच मीटर वैसे अवेलेबल है ना, वो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड मिलते हैं। अब इतने ज्यादा एडवांस आए हुए हैं, वो बहुत पहले वाले पीएच मीटर की बात कर रहे हो जिनको हम बफर से कैलिब्रेट करते थे। अब जो पीएच मीटर है वो बहुत ज्यादा अच्छे और सेंसिटिव है। सिर्फ आपने क्या कुछ भी नहीं करना, रॉड लेना है, उस रॉड को बस एक थोड़ी सी एहतियात ये करनी होती है ना, बच्चे क्या करते हैं, जो पीएच मीटर का रॉड होता है ग्लास का बना होता है, तो पहले वाला जो यूज करके गया होता है ना, वो वॉश नहीं करता। असूलन अच्छा केमिस्ट तो ये होता है कि आपने यूज किया, अब फॉर एग्जाम्पल आपने इस ट्यूशन में NaCl में डिप किया, तो आपका काम क्या था, NaCl में डिप करने के बाद आपने देख लिया फॉर एग्जाम्पल आपकी पीएच मेंटेन्ड 7 ही है, तो आपने उसको रख देना है। आपका पहला काम ये बनता है, आपने उसको सूखने से पहले उसको डिस्टिल्ड वाटर से, और बाद को हम उसको ना बिल्कुल लाइट HCl के सोल्यूशन से वॉश करते हैं, बल्कि पहले HCl का डालते हैं, बिल्कुल डाइल्यूट HCl, ताकि कोई इम्प्योरिटी है, कोई हैवी इम्प्योरिटी हो वो वॉशअप हो जाए। उसके बाद हम उसको पानी के साथ वॉश करके फिर रखते हैं। तो लेकिन कोई भी नहीं करता, लैब में हमारे कोई भी नहीं करता था, सबने अपना काम किया, और हम इतने लापरवाह होते हैं कि हमने अपना काम बस हमारा हो जाए, अगले के लिए हमने नहीं देखना उसका खराब होता है या नहीं होता, बस को केमिकल सूख के ज्यादा गंदा हो जाता है। लेकिन तो थोड़ी सी एहतियात बस ये करनी है कि जो उसका ग्लास है ना, रोड, उसको आपने धो लेना है, उसके बाद वो कैलिब्रेट होता है, आजकल ऑटोमेटिक होता है, बस आपने सोल्यूशन में डिप करना है, बटन ऑन करना है, ऑटोमेटिक आपकी पीएच उसके ऊपर डिस्प्ले हो जाती है, साथ स्क्रीन लगी होती है। तो जो भी आपकी पीएच होगी, अगर वो ज्यादा आ रही है, फॉर एग्जाम्पल 7.8 पे आ रही है, तो आपने उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके आना है, हल्का सा एसिडिक बफर डाल दोगे, तो एसिडिक सोल्यूशन 1 ड्रॉप HCl डालो, जो भी डालना है,
और अगर वो 6 की तरफ है तो आपने बेसिक थोड़ा सा डालना है इसको, ताकि वो 7 पे आओ। 7 पे आना जरूरी है, 7.1 पे शायद बन जाए, उससे ऊपर काम नहीं चलेगा। या 6.9 पे शायद बन जाएगा, इससे ऊपर मैक्सिमम 0.1 का डिफरेंस आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और शायद मैं भी शायद कह रही हूँ 6.9 पे भी शायद ना बने, 6.9 पे भी, बिकॉज जो चीज सेंसिटिव होती है वो उसी पीएच पे ही बनती है। तो आपको पीएच मेंटेन करना जरूरी है। तो आपने पीएच मेंटेन करके 7 कर ली, देन आप ड्रॉप वाइज खोलोगे AgNO3। ड्रॉप वाइज AgNO3 डालोगे तो क्या होगा, AgCl के व्हाइट पीपीटीज फौरन बन जाएंगे, बड़ा स्टेबल होते हैं। AgCl के बड़े प्यारे से फौरन से प्रेसिपिटेट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सारा जो Ag है ना वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ही सारे क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो जाएगा, जितने हमारे क्लोराइड पड़े थे वो सारे के सारे रिएक्ट कर देंगे। तो जो नेक्स्ट ड्रॉप होगा Ag का, सिल्वर का, वो फ्लोरोसीन के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे ही उस ड्रॉप ने फ्लोरोसीन के साथ रिएक्शन शो किया, कलर आपका चेंज हो जाएगा, और कलर बड़ा प्यारा एंड पॉइंट पिंक और रेडिश पिंक कलर का आता है। तो आपको पता चल जाएगा कि सारा का सारा जो क्लोरीन था वो रिएक्ट कर चुका है मेरे Ag के साथ। अब नेक्स्ट जो Ag आ रहा है ना, वो फ्लोरोसीन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर गया है, तो कलर चेंज हो गया है। तो आप स्टॉप करोगे और सिंपल वही M1V1 M2V2 वाला फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लोगे। ये बहुत ईजी है। इसकी जो इक्वेशन इसमें 1:1 आती है, AgNO3 NaCl AgCl बन रहा होता है, साथ में NaNO3 बन रहा होता है, 1:1 है। तो सिंपल M1V1 M2V2 लगा के आपने, इसकी कंसंट्रेशन पता है, इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। इसका वॉल्यूम 10 ml लेते हो, इसकी कंसंट्रेशन फाइंड कर लोगे क्लोराइड की। तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट रट्टा कह लो, दिमाग कह लो, थोड़ी सी केमिस्ट्री समझ ली आपने कि पहले रिएक्शन होगा AgCl का, उसके बाद नेक्स्ट जो ड्रॉप होगा वो फ्लोरोसीन के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे फ्लोरोसीन के साथ रिएक्ट होगा, कलर चेंज होके पिंक आ जाएगा। तो कलर क्या है इसका एंड पॉइंट, पहला सोल्यूशन जो है ना वो कलरलेस होता है, तो आपका जो एंड पॉइंट है वो कलरलेस से रेड या पिंक की तरफ। ओके, अब स्टार्ट हुई है। अच्छा जी, मोहर्स मेथड फजांस में हमने इंडिकेटर क्या यूज किया था, दो सब में वही काम है। देखो, AgNO3 NaCl फ्लोरोसिन pH न्यूट्रल और एंड पॉइंट पिंक। ठीक है, ये 4-5 चीजें याद रखनी है। अर्जेंटोमेट्रिक है तो टाइट्रेट AgNO3 क्लोराइड की डिटेक्शन करें फॉर एग्जांपल। इंडिकेटर फजान में FF था, हमने याद किया था अभी फ्लोरोसिन, और सेकेंडली न्यूट्रल pH, और एंड आगे था पिंक कलर। मोहर्स में क्या है, मोहर्स बिल्कुल उसका भाई है, कुछ भी फर्क नहीं है। मोहर भी अर्जेंटोमेट्रिक मेथड है, हमने क्लोराइड की ही डिटेक्शन करनी है और AgNO3 के थ्रू ही करनी है। देखो सब कुछ सेम है। देखो, AgNO3 टाइट्रेंट यूज करेंगे, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन वही। NaCl टाइट्रेंट है फॉर एग्जांपल। इंडिकेटर चेंज है, pH उसकी भी न्यूट्रल थी, इसकी भी न्यूट्रल है। द ओनली डिफरेंस इज इंडिकेटर, पोटेशियम क्रोमेट, ये आया हुआ पास्ट पेपर में, सॉरी वो नहीं, फ्लोरोसिन नहीं आएगा, ये पोटेशियम क्रोमेट आया हुआ है, मोहर्स मेथड का आया हुआ है। तो इंडिकेटर पूछा हुआ था उसने, तो आपने इंडिकेटर याद रखना है इसका, 5% पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, कुछ भी, बाकी सब कुछ वही होना है। ऊपर हमने ले लिया AgNO3, नीचे ले लेंगे क्लोराइड, पोटेशियम क्रोमेट का 1 ड्रॉप डाल देंगे। इसमें कोई वो भी चीज नहीं है, देखो कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। पोटेशियम क्रोमेट बड़ा स्टेबल कंपाउंड है, धूप में कराओ, बाहर सहन में कराओ, किसी तरह कराओ इसको। उसके बस बस जो ध्यान रखना है, क्या करना है, 1 ड्रॉप पोटेशियम क्रोमेट डालते ही सबसे पहला काम क्या करना है, pH को चेक करना है, pH शुड बी न्यूट्रल। जैसे ही pH आप देख लो न्यूट्रल हो गई है, अपनी अपनी अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन स्टार्ट करवानी है। AgCl बनना स्टार्ट हो जाएंगे, व्हाइट व्हाइट कलर का AgCl बनेगा। उसके बाद जैसे ही सारे व्हाइट कलर का सोल्यूशन होगा और व्हाइट पीपीटीज ही बन रही होंगी, एक एकदम एक ड्रॉप ऐसा आएगा, एकदम सोल्यूशन ब्रिक रेड कलर का हो जाएगा, बड़ा शार्प रेड, वाइन रेड सा, ब्रिक रेड कहते हैं हम इसको। क्या होता है उसमें कि पहले जो भी सिल्वर गिर रहा था इधर ड्रॉप में से, वो सारा का सारा जो क्लोराइड है उसके साथ रिएक्शन शो कर रहा था। जब सारे के सारे क्लोराइड ऑक्यूपाई हो गए हैं, AgCl बन गए हैं, तो नेक्स्ट जो सिल्वर होगा वो क्या करेगा, क्रोमेट के साथ रिएक्शन शो करेगा, पोटेशियम क्रोमेट के साथ। और जैसे ही सिल्वर ने क्रोमेट के साथ रिएक्शन शो करना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Ag2CrO4, रेड कलर। ये जो रेड कलर आता है ना, एंड पॉइंट हम कहते हैं कलरलेस टू रेड जा रहा है। तो रेड कलर किसकी वजह से है, रेड कलर है सिल्वर क्रोमेट की वजह से। वहां पे सिल्वर फ्लोरोसिन के कॉम्प्लेक्स की वजह से पिंक कलर आया था, यहाँ पे रेड कलर है, तो रेड कलर पूछ सकते हैं। सिल्वर क्रोमेट जो बना है वो बड़ा रेड कलर का है, तो हमारे पास एंड पॉइंट आ जाएगा।
तो सेम कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल वही है। टाइप 10 को मिक्स करवाना है, इंडिकेटर डालना है, बस ध्यान क्या रखना है, पीएच न्यूट्रल करनी है, उसमें भी, पिछले वाले में भी, फजान में भी और मोहर में भी न्यूट्रल पीएच, और कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ वही है। एंड पॉइंट रेड है। अब इसका एक ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है जी? आयोडाइन कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एजीआई आल्सो रेड इन कलर। क्या है जी आपके पास? हम कह रहे हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज कर रही हूँ आयोडाइन, मेरे पास जो आइंस है वो आयोडाइन है, यहाँ से सिल्वर आया जा रहा है, तो एजी जो है वो रेड कलर दे रहा है, और जो हमारा इंडिकेटर है, जब उसने बनाना है सिल्वर क्रोमेट, वो भी रेड कलर का है, तो हमें पता नहीं चलेगा एंड पॉइंट आ गया है, बिकॉज प्रेसिपिटेट्स पहले ही रेड कलर सोल्यूशन का कर देंगे, कब एंड पॉइंट आ गया हमें पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से आयोडाइन को हम यूज नहीं कर सकते बाय मोहर्स मेथड। तो इस बिकॉज इसका जो इंडिकेटर है वो स्पेसिफिक है, इन सब के इंडिकेटर्स जो हैं वही है, हम इंडिकेटर चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इनका नाम ये दिया गया है, बिकॉज इस साइंटिस्ट ने, मोहर साइंटिस्ट के नाम पे तीनों ही, फजान भी साइंटिस्ट था, मोहर भी और वोल्हार्ड भी, इन तीनों साइंटिस्ट ने जो जो इंडिकेटर, जो जो कंडीशंस मेंटेन की थी ना, हमने एग्जैक्टली वही लिखनी है। तो हम इंडिकेटर चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, यहाँ पे कोई और लाके काम कर दे। पोटेशियम क्रोमेट ही रहेगा और सिल्वर क्रोमेट कलर रेड ही होगा। इस वजह से आयोडाइन को हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज सिल्वर आयोडाइन इज ऑल्सो रेड इन कलर, और जो हमारा एंड पॉइंट आना है वो भी रेड कलर का है, तो हमें पता नहीं चलता एंड पॉइंट आ गया है। सो दैट बाय आयोडाइन कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय मोहर्स मेथड। पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है कि किसको हम नहीं कर सकते, और रीजन भी पूछ सकता है आपसे। ठीक हो गया, ये थी जी सेकंड टाइप हमारे पास, मोहर्स मेथड। पहली फजान्स थी, दूसरी मोहर्स थी। फजान में इंडिकेटर फ्लोरोसिन था, मोहर्स में इंडिकेटर क्या है जी? पोटेशियम क्रोमेट, 5% पोटेशियम क्रोमेट। होप सो आपको यहीं पे याद करवा के जाऊंगी इसको मैं। फिर वोल्हार्ड, तीसरा बंदा आ गया, थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी, इसी वजह से वो मेथड बाद में आए थे, ये प्राइमरी मेथड यही है, पहला पहला, इसने थोड़ी सी मुश्किल मेथड अडॉप्ट किया था, इसलिए एंड में पढ़ाते हैं इसको, हालांकि पहला मेथड यही है। हम थोड़ी बेस बन गई, समझ आ जाएगी बातों को समय। वोल्हार्ड मेथड दो टाइप की टाइट्रेशन है, अब कंफ्यूज नहीं होना, एक है वोल्हार्ड और एक है मॉडिफाइड वोल्हार्ड। वो जो आपसे पूछते हैं ना पेपर में, अगर वो मॉडिफाइड नहीं भी यूज कर रहा होता ना, उसका मतलब मॉडिफाइड वोल्हार्ड ही पूछना होता है, वो इसका इंडिकेटर पूछता है, एक बार इसका इंडिकेटर आया होगा। तो इसमें Fe हम पढ़ेंगे, Fe इंडिकेटर यूज होता है आयरन 3+ की फॉर्म में। तो वोल्हार्ड पूछ ले, मॉडिफाइड वोल्हार्ड, एक की बात उसका मतलब ये मॉडिफाइड वाला पूछना होता है। पीपीएससी वाले इतने अच्छी नहीं है और अलग पूछ रहे होते हैं। तो हमने वोल्हार्ड पढ़ना है पहले। वोल्हार्ड क्या है? वोल्हार्ड जो है वो साइंटिस्ट था, जर्मन केमिस्ट था, जेकोब वोल्हार्ड, 1874 में इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब वोल्हार्ड में हम क्या करते हैं? हम डिटरमाइन करते हैं सिल्वर की कंसेंट्रेशन को, हम क्लोराइड्स की नहीं कर रहे होते वोल्हार्ड में। मॉडिफाइड वोल्हार्ड में हम यूज करेंगे क्लोराइड की कंसेंट्रेशन को फाइंड, लेकिन अगर सिंपल वोल्हार्ड है ना, तो वो डिटरमिन कर रहा होता है सिल्वर की कंसेंट्रेशन को बाय प्रेसिपिटेशन मेथड। उसका जो इंडिकेटर है, इसमें हम मॉडिफाइड में भी और सिंपल वोल्हार्ड में भी हम आयरन 3+ यूज करते हैं। आयरन 3+ हम कहाँ से लेते हैं? हम फेरिक एलम से ले रहे होते हैं, और फेरिक एलम का फॉर्मूला क्या है? फेरिक अमोनियम सल्फेट। ये नहीं पूछेगा फेरिक एलम से ले सकता है कि आयरन 3+ का सोर्स क्या है? फेरिक एलम। जो बहुत ज्यादा रटा वाली बच्ची हो, बच्चा हो, वो याद कर सकते हैं फेरिक अमोनियम सल्फेट, बिकॉज एग्जामिनर का पता कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मैं एग्जाम बनाऊंगा ऑनेस्टली तो मैं नहीं दूंगी इतना रट्टा, एक लेवल होता है रट्टे का भी। फिर इसमें फर्क क्या है? वोल्हार्ड, उन दोनों में हमने न्यूट्रल कंडीशंस रखी थी, वोल्हार्ड उसमें, सॉरी, फजांस में भी, मोहर्स में भी। द ओनली डिफरेंस क्या है? इंडिकेटर चेंज। एक तो इंडिकेटर तो का तो अपना अपना है ना तीनों का, एक में फ्लोरोसिन था, एक में 5% पोटेशियम क्रोमेट था, इसमें आयरन है। उस दोनों में न्यूट्रल कंडीशन थी। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें एसिडिक कंडीशंस मेंटेन करनी है। अगर न्यूट्रल या बेसिक कंडीशन रखी तो क्या करेगा? आयरन प्रेसिपिटेट कर जाएगा, सिल्वर नहीं। हमने डिटर्मिनेशन करनी है सिल्वर की, सिल्वर को प्रेसिपिटेट होना चाहिए। लेकिन अगर हमने पीएच को मेंटेन नहीं किया, एसिडिक कंडीशंस ना लेके आए, तो न्यूट्रल या बेसिक कंडीशंस पे आयरन प्रेसिपिटेट हो जाएगा आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में। आयरन हाइड्रेटेड ऑक्साइड, आयरन का कोई ऑक्साइड बनेगा और वो भी हाइड्रेटेड फॉर्म में। इस वजह से हमें एसिडिक कंडीशंस मेंटेन करना जरूरी है। अगर एसिडिक कंडीशंस रखेंगे तो सिल्वर की ही प्रेसिपिटेशन होगी। इसका एंड पॉइंट भी क्या है? ब्रिक रेड कलर। तो तीनों का जो एंड पॉइंट है वो रेड है, तीनों के इंडिकेटर्स चेंज है, दो में कंडीशंस न्यूट्रल है, एक में कंडीशन एसिडिक है आपकी।
वोल्हार्ड मेथड की केमिस्ट्री क्या है? वोल्हार्ड मेथड में हमने डिटरमिन तो करना है सिल्वर को, तो मतलब हमारा टाइट्रेंड जो है वो है अब सिल्वर। अब उल्टा हो गया, पहले हमेशा AgNO3 यूज करते आते थे, अब AgNO3 को नीचे रखना है बिकॉज सिल्वर की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, AgNO3 को नीचे रखेंगे। स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारे पास वोल्हार्ड में होता है अमोनियम थायोसाइनेट NH4SCN। अमोनियम थायोसाइनेट हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। सिल्वर की कंसेंट्रेशन को फाइंड करना है। इंडिकेटर फेरिक एलम है, या और भी सिंपली जो मेन काम कर रहा होता है वो आयरन 3+ का होता है, हमें ये चाहिए, ये इंडिकेटर है बेसिकली। तो हम लेते कहाँ से है, फेरिक एलम से। एसिडिक कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए मोस्टली जो हम एसिड यूज करते हैं इसमें HNO3 यूज करते हैं। HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर थोड़ी सी हाई कंसेंट्रेशन का एक ड्रॉप भी डाल दोगे ना, कहीं नहीं जाती एसिडिक कंडीशंस, बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशंस मेंटेन रहेंगी। तो हम HNO3 का एक ड्रॉप डाल देते होते हैं ताकि एसिडिक कंडीशंस रहें। तो उसमें हो क्या रहा होता है, ये जी AgNO3 और NH4, सिंपल क्या, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे अपने टाइट्रेंट ले लिया, इधर टाइट्रेंट ले लिया, एक ड्रॉप इंडिकेटर का डाल दोगे तो ऊपर से रिएक्शन मतलब स्टार्ट करवाओगे, तो क्या होगा, इन दोनों का रिएक्शन हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। एट द एंड हमारे पास एंड पॉइंट क्या है, पहले है व्हाइट और एंड क्या हो रहा है, रेडिश येलो कलर के पास, रेडिश येलो शेड। केमिस्ट्री क्या है, AgNO3 और अमोनियम थायोसाइनेट रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे क्या, AgSCN और अमोनियम नाइट्रेट। तो आपके पास AgSCN जो है ये व्हाइट कलर के पीपीटीज बनते रहेंगे, व्हाइट कलर का सोल्यूशन होगा कलरलेस, और व्हाइट पीपीटीज बने जा रही है। जैसे ही सारा का सारा सिल्वर Ag इस SCN के साथ कर देगा रिएक्ट, तो जो नेक्स्ट ड्रॉप आएगा SCN का वो क्या करेगा, वो इंडिकेटर के साथ रिएक्शन शो करेगा, और जैसे ही इंडिकेटर के साथ रिएक्शन शो करेगा तो क्या होगा, रेडिश येलो कलर आ जाएगा और आपका एंड पॉइंट आ जाएगा। तो आपने याद रखने हैं कि वोल्हार्ड दो मेथड्स हैं, एक वोल्हार्ड है, एक मॉडिफाइड वोल्हार्ड है। तो वोल्हार्ड मेथड्स में हम क्या करते हैं, सिल्वर की कंसेंट्रेशन फाइंड करते हैं और हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है अमोनियम थायोसाइनेट। इंडिकेटर यूज्ड इज Fe3+, और हमने क्या करना है, सिंपल रिएक्शन करवाना और बाकी केमिस्ट्री वही है। एंड पॉइंट याद रखना है, व्हाइट से रेड ही है, अगर एग्जैक्टली याद रखना है तो रेडिश येलो, वरना मोस्टली वो MCQs में रेडिश ही दे रहा होता है, तीनों का रेड रेड कलर ही आता है। तो ये हमारा था वोल्हार्ड मेथड। अब हमने पढ़ना है मॉडिफाइड वोल्हार्ड, जो कि काम पूछता है उसमें एग्जाम में। ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, कुछ भी नहीं है, बस मॉडिफाइड वोल्हार्ड बिल्कुल इजी है। उसमें क्या किया इसने, AgNO3 मॉडिफाइड वोल्हार्ड इज एन अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। मतलब क्या है, AgNO3 यूज होगा और क्लोराइड यूज होगा, और इंडिकेटर वही Fe हमारा आयरन यूज है। फर्क क्या है, ये बैक टाइट्रेशन है, इसने बहुत उल्टा काम किया था, इसने मुश्किल कर दिया था काम, इस वजह से फिर फजान और वाई इसने बैक टाइट्रेशन की थी। बैक टाइट्रेशन क्या होती है, बैक टाइट्रेशन हम कहते हैं ऐसी टाइट्रेशन को जिसमें हम सेकेंडरी मॉलिक्यूल की मदद से प्राइमरी मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन को फाइंड करते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली फाइंड नहीं करते कंसेंट्रेशन को, कोई बीच का रिएक्शन करवा के फिर फाइंड करते हैं कंसेंट्रेशन को। अभी मैं एक्सपेरिमेंट करवाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि बैक टाइट्रेशन बेसिकली होती क्या है। देखो मॉडिफाइड वोल्हार्ड में हमने क्या करना है, कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है क्लोराइड, ये चीज याद हो। तो एक चीज याद होगी कि कंसेंट्रेशन उसी तरह क्लोराइड की करनी है और विद द हेल्प ऑफ AgNO3 करनी है, मतलब अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन है। सिर्फ टाइप कौन सी है, बैक टाइट्रेशन। होप्स आप लोगों ने टाइट्रेशन की टाइप्स पढ़ी हो, सिंपल टाइट्रेशन होती है, एक बैक टाइट्रेशन। चलो अभी ये रिवाइज हो जाएगी। सिंपल तो वो है जो हम करते आ रहे हैं ना अभी तक, ऊपर से मिक्स किया, नीचे वाला मिक्स किया, रिएक्शन हो गया। बैक टाइट्रेशन में क्या होता है, देखो बैक टाइट्रेशन में हमने ये करना होता है, एक रिएक्टेंट हम दो हमारे पास होते हैं ना रिएक्टेंट, जिनको हमने करना है रिएक्ट, एक को हम लेते हैं बहुत एक्स्ट्रा कंसेंट्रेशन में, एक्स्ट्रा अमाउंट। एक होती है जो हमने डिटरमिन करनी होती है ना, क्लोराइड को हमने डिटरमिन करना है, उसको हम लेते हैं लिमिटेड अमाउंट में। कह सकते हो कि ये लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पे लिमिटेड अमाउंट होगी, इसकी ज्यादा होगी। अब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन क्या होगा, AgCl बनता है, NaNO3 बनता है। अब AgNO3 को हमने ज्यादा अमाउंट में ले रखा है बहुत, तो क्या होगा, जितनी रिएक्ट होनी है इसके साथ रिएक्ट हो जाएगी, बाकी हमारे पास बच जाएगी। तो बची हुई को मैंने लिख दिया अनरिएक्टेड AgNO3। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद हमने दो स्टेप्स कर सकते हैं। अब AgCl के प्रेसिपिटेट्स बने हुए हमारे पास, ठीक है, व्हाइट इसके, बल्कि हम इसको और अच्छे से लिखूं तो इसके साथ मैं डाउन एरो लगा देती हूँ। डाउन एरो का ये है कि AgCl के प्रेसिपिटेट्स नीचे सोल्यूशन में बैठ गए हैं। उसके बाद क्या होगा, इसके दो, या तो मैं AgCl के प्रेसिपिटेट्स को अलग कर लूं,
देखो, ट्रांसफर प्रोडक्ट साइड टू टाइट्रेशन फ्लास्क नाउ, दो काम कर सकती हूँ। या तो मैं इसको अलग कर सकती हूँ, पहले इसको फिल्टर पेपर के थ्रू मैं अलग कर लूँ AgCl को, फिर रिएक्शन करवा दूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए अपने सोल्यूशन से, अनरिएक्टेड AgNO3 जो पड़ा है ना मेरे पास, मुझे ये चाहिए। तो AgCl को एक रिएक्शन ये है कि मैं अलग करवा दूँ। दूसरा एक मेथड ये है कि मैं इसको मास्क करवा दूं, ताकि मैंने जो आगे काम करना है ना उसमें ये इंटरफेरेंस ना करे, इसका रोल खराब ना हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं मास्किंग एजेंट यूज करती हूँ और AgCl को मास्क करती हूँ। या तो इसका मास्किंग एजेंट क्या है, नाइट्रोबेंजीन डाल दूंगी, या फिर मैं इसमें डाइल ब्यूटाइल थाइलेट डाल दूंगी। इनमें से कोई भी एक रिएजेंट डालूंगी, वो AgCl को मास्क कर देगा। आगे मैं जो भी रिएक्शन करूंगी ना, AgCl को नुकसान नहीं होगा। हमारा मेन काम क्लोराइड की डिटेक्शन ही फाइंड करना है ना, हमने काम यही करना है एट द एंड। लेकिन मैं बैक टाइट्रेशन कर रही हूँ, तो बैक टाइट्रेशन में हमने पहले क्या किया, हमने इसको ज्यादा लिया एक को, जिसको हमने फाइंड करना है उसको मैं कम अमाउंट में लेती हूँ। रिएक्शन होता है, AgCl जितना भी बनना था वो बन जाएगा, AgNO3 ज्यादा लिया था तो वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो मैंने क्या करना है, जो अनरिएक्टेड AgNO3 है ना, नाउ जो एक्सेस वाला था या अनरिएक्टेड वाला, उसको मैं फिर टाइट्रेट करवाऊंगी अमोनियम थायोसाइनेट के साथ। क्या करवाऊंगी, जो ये वाला बच गया था ना, इसकी मैं टाइट्रेशन करवाऊंगी और मैं फाइंड कर लूंगी कि कंसंट्रेशन कितनी है, इस एक्सेस वाले की कंसंट्रेशन कितनी है। और जब मुझे इस एक्सेस वाले की, अब देखो, मुझे टोटल वाले की कंसंट्रेशन पता थी, मुझे एक्सेस वाले की पता चल गई है। फॉर एग्जाम्पल ये 100 था, ठीक है, और मुझे इसकी पता चल गई है ये 70 है। तो बाकी कितने बच गए, बाकी जो यहाँ बच गए वो 30 बचेंगे ना। यहाँ 3 जगह यूज हो रहा है मेरे पास Ag। मुझे टोटल की पता थी क्योंकि मैंने इसकी फाइंड करनी है क्लोराइड की अपनी। ये वाला क्लोराइड रिएक्ट कर गया है, AgCl जितने भी ये क्लोराइड थे इन्होंने रिएक्ट कर दिया है, और एक क्लोराइड एक Ag के साथ रिएक्ट कर रहा है, मुझे ये भी पता है। 2-3 का चक्कर ही नहीं है, AgCl जितना क्लोराइड है उतने ही सिल्वर लगे जाके। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको एक्स्ट्रा अमाउंट में ले लिया। बैक टाइट्रेशन में क्या करना है, जिसको मैंने फाइंड करना है उसको मैंने कम पे रखना है, जिसकी मैंने दूसरे वाले को मैं ज्यादा रखूंगी, रिएक्शन हो जाएगा और एक अनरिएक्टेड ज्यादा अमाउंट में रह जाएगा। जो अनरिएक्टेड होगा उसको मैं टाइट्रेट करवा के इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड कर लूंगी किसी तरीके से। जब मुझे इसकी कंसंट्रेशन पता चल गई और मुझे इसकी कंसंट्रेशन पता चल गई, तो मैं क्या करूंगी, इसकी ऑटोमेटिक पता चल जाएगी खुद ही खुद माइनस करके। इसकी मेरे पास 100 थी फॉर एग्जाम्पल, टोटल मेरे पास 100 थे, ठीक है। अब कितने रिएक्ट हो गए मुझे नहीं पता, जो अनरिएक्टेड है मुझे उसकी पता चल गई है कि ये 70 है जो अनरिएक्टेड पड़े। तो ऑब्वियस बात है कि 30 यहाँ बच जाएंगे, टोटल में से यही बच गए ना, सारे के सारे टोटल यही है 70-30। तो इस चीज को हम कहते हैं बैक टाइट्रेशन, कि मैंने क्लोराइड की फाइंड कर ली है, डायरेक्टली नहीं फाइंड की, मैंने पहले यहाँ से यहाँ गई फिर यहाँ आई, कि मैंने, ये मेरा सेकेंडरी मॉलिक्यूल है, सेकेंडरी की मदद से मैंने प्राइमरी को फाइंड किया। इस चीज को मैं कहती हूँ बैक टाइट्रेशन। ठीक हो गया, क्लियर है बात उनकी डायरेक्ट। मैम मैम यहाँ पे हम क्यों करवाते हैं इस तरह से? हमें क्या फायदा होगा अनरिएक्टेड AgNO3? मतलब हम डायरेक्ट क्यों नहीं करते हैं हम ये डायरेक्ट इस यूज करते हैं, प्रोसेस डायरेक्ट में? इजी होता है इसमें, मतलब ये प्राइमरी मेथड था पहले पहला, जिसमें हम क्लोराइड की डायरेक्शन फाइंड हम्म, कर रहे थे, ठीक है। तो हमें पता नहीं था कि मेथड मुश्किल, स्टार्टिंग चीज मुश्किल आती है। उसके बाद फजान्स और मोहर्स ने दूसरा वाला यूज करके डायरेक्ट मेथड अप्लाई करवा दिया कि बहुत ईजी है। फिलहाल मेथड को डिफिकल्ट मेथड माना जाता है क्योंकि ये इतना लंबा प्रोसेस करवाया उसने। जी मैम। ठीक हो गया, कोई ऐसा से इतना फायदा नहीं है। हमारे पास बैक टाइट्रेशन ज्यादा ना, हम बैक टाइट्रेशन यूज वहां करते हैं जहाँ पे ना हमें डीकम्पोजिशन का खतरा होता है। मोस्टली हम वहां करते हैं जहाँ पे डीकम्पोजिशन का खतरा होता है। कुछ हमारे पास टाइट्रेशन ऐसे हैं, लेकिन ये बहुत स्टेबल स्पीशी है, GCl पे कोई डीकम्पोजिशन का खतरा नहीं होता। लेकिन ये प्राइमरी मेथड था, जब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, इस वजह से ये मेथड यूज किया। उसके बाद फिर साइंटिस्ट फजान आए थे और मोहर, उन्होंने बहुत ईजी कर दिया था कि हम डायरेक्ट फाइंड करें, क्यों हमने इतने लंबा काम करना है ना। लेकिन बैक टाइट्रेशन मेनली यूज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के थ्रू के लिए होती है। इसीलिए इसको मैं एंड में पढ़ाती हूँ कि जरा थोड़ी बेस बन जाए डायरेक्ट वालों की, फिर एट द एंड बैक को हम कर रहे होते हैं। बैक का ना एक एग्जांपल है जब हम हार्डनेस ऑफ वाटर फाइंड करते हैं। अगर आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट लैब में किया हो, तो हार्डनेस में हमारे पास कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। एट अ टाइम हम दोनों की फाइंड कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले कैल्शियम की फाइंड करते हैं, फिर कैल्शियम को, टोटल हमारे जो सैंपल होते हैं उसमें कैल्शियम भी मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम कैल्शियम की फाइंड कर लेते हैं, फिर जो बच जाती है वो मैग्नीशियम की होती है रिएक्शन के थ्रू, इसको हम फिर मास्क कर देते हैं।
और फिर दोबारा बैक टाइट्रेशन करवा के फाइंड करके माइनस करते हैं। तो जब हम वाटर की हार्डनेस फाइंड करते हैं ना, उसमें भी हम यही काम कर रहे थे, बैक टाइट्रेशन, कि एक की फाइंड करके सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की फाइंड करना। मोस्टली इसमें जब हमारे पास किसी स्पीशी का हमें डर हो ना कि वो डिकम्पोज हो सकती है, तो हम उसकी डायरेक्टली फाइंड नहीं करते, हम किसी और की फाइंड करके उसको इनडायरेक्ट फाइंड करते हैं। तो बैक टाइट्रेशन को आप कह सकते हो कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, कि हमने डायरेक्टली फाइंड नहीं किया जीसीएल को डायरेक्ट कर रहे, नहीं, हमने पहले अनरिएक्टेड निकाला, फिर हमने अनरिएक्टेड और टोटल का पता चल गया, तो हमें पता चल गया कि यार इसका बाकी जो बच गया है ना वो मेरे पास मेन प्रोडक्ट है। तो हम इनडायरेक्टली फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज हमें टेंशन होती है, हमारा प्रोडक्ट बहुत सेंसिटिव होता है, तो हम इसको छेड़छाड़ी करते ही नहीं है, इसको कहीं जो बचा था ना अनरिएक्टेड, कहीं और से फाइंड करके इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इसको मसला ना आए। लेकिन इस वाले रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल, ये वाहिद रिएक्शन है एजीसीएल, कि आप लैब में जब AgNO3 और NaCl डायरेक्टली डालोगे ना कोई बिना कंडीशन भी, तो AgCl फौरन बन जाता है। इतना स्टेबल स्पीशी है ये, इतना स्टेबल पीपीपीटी है, क्लियर कट। लेकिन वो प्राइमरी मेथड था, जब लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो उसने पहला पहला बस अप्लाई यही किया था, बैक टाइट्रेशन का। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ठीक हो गया। चलो, ये टाइट्रेशन आप लोगों की थी। इंशाल्लाह पेपर में आप लोगों को टाइट्रेशन में से इससे बाहर मेरा नहीं ख्याल है इंशाल्लाह कोई MCQ आएगा। बस आप लोगों ने काइंडली थोड़ी सी जो मैंने एसिड बेस की प्रैक्टिस की थी पॉइंट्स में, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मोर देन इनफ हो गया वैस। अच्छा, अब वाले बच्चे मेरे तंग नहीं करते? पता है पहले ये जो पहले वाले थे ना, ये बड़े निकम्मे आए थे। ये ना एक मेथड पढ़ के मैं बात बहुत हो गई, इन्होंने बड़ा लंबा सेशन खींचा था। अब वाले बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने वाले आए हैं और पढ़ते रहते हैं, वरना टाइट्रेशन इन लोगों ने यही टाइट्रेशन ना पूरे हफ्ते में की थी, अब वाले बच्चों ने 3 दिन में कर दी। अच्छे अच्छे बच्चे हैं वैस, निकम्मे आप लोग। मैम आपका कल वाला मैम आपका कल वाला लेक्चर अभी अपलोड नहीं हुआ? सर ने भेज दिया नहीं है मेरे ख्याल से, तो भेज दिया था ग्रुप में, भेजा नहीं? मैं टाइट्रेशन कल वाला नहीं हुआ, परसों वाला सॉरी हुआ था, है ना? सर ने भेजा अच्छा होगा। हो गया है। अच्छा, परसों वाला भेजा वो। एक दिन ना सर में लेट भेज रहे होते हैं सर मोस्टली, और उन्होंने FPSC वालों को भी एडिट करना होता है, वो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स को भी डील करते हैं। मुझे एडिटिंग एक्चुअली आती नहीं है, अभी मैंने सीखी नहीं है, वही करते हैं, तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। ताहिरा फजान, मेथड में पीएच को न्यूट्रल कैसे करना है अगर एसिडिक या बेसिक हो? देखो ताहिरा, हम इसमें ना बफर डालते हैं मोस्टली। बेसिक बफर भी होता है हमारे पास, एसिडिक बफर भी होता है। आप वैसे ड्रॉप एसिड या बेस का भी यूज कर सकते हो, अब डिपेंड करता है। देखो अगर आपके पास, एक थोड़ा सा तरीका बताती हूँ जो मैं अप्लाई करती थी अपने टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल मेरी पीएच अगर है ना 7 मैंने मेंटेन करनी, ठीक है। अगर मेरे पास पीएच है 8 या 9, मतलब ये बहुत ज्यादा है, मैंने बहुत पीछे आना है, तो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करोगे तब आप पीछे की तरफ आओगे, क्योंकि बेसिक कंडीशन है ना। अगर आपके पास कंडीशन है 7.3 और मुझे लेके आनी है 7, तो देखो आपकी अपनी फिर अभी ना थोड़ी सी आपने खुद केमिस्ट ने ध्यान करना होता है कि वो क्या यूज करे। अब मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का एक भी कतरा डालूंगी वो बहुत पीछे चली जाएगी, तो अब 7.3 पे मैं कोई वीक एसिड यूज करूंगी, वीक एसिड की भी डाइल्यूट फॉर्म यूज करूंगी, और उसका भी आधा, 1 ड्रॉप से भी कम डालूंगी, आधा ड्रॉप, मिनी ड्रॉप, माइक्रोपिपिट होती है हमारे पास, उसमें हम माइक्रो में डालते हैं, माइक्रोपिपिट। जितनी कम से कम क्वांटिटी, पीएच मेंटेन हमेशा जब भी करनी है ना, तो अपने माइक्रोपिपिट का यूज करना है। बड़े बड़ी ये विरुट्स का यूज नहीं करते होते। एक एक ड्रॉप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम, अगर मेरी डिपेंड करता है कि जब मैं स्टार्टिंग चेक करूंगी मेरी पीएच है कितनी, अगर तो वो बड़ी दूर है 8 9 10 पड़े, तो मुझे बहुत पीछे लाना है, तो मैं कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगी ताकि वो थोड़ी सी न्यूट्रल की साइड पे है। और सेम केस यहाँ पे है कि अगर उसकी 6 है, तो मैं थोड़ा सा वीक बेस यूज करूंगी ताकि वो थोड़ी सी बेसिक वाली साइड पे जो है। लेकिन अगर उसकी पीएच फॉर एग्जाम्पल 3 या 4 है, इतनी ज्यादा एसिडिक है, मुझे पता है भी मैंने 7 पे लेके जाना है इसको, तो मैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH यूज करूंगी, लेकिन उसकी थोड़ी सी डाइल्यूट फॉर्म यूज कर लूंगी। जरूरी नहीं है मैंने 1 मोलर NaOH उठा के डाल देना, नहीं, मैं 0.1 मोलर लूंगी स्ट्रॉन्ग बेस का भी, उसका आधा ड्रॉप डाल के देखूंगी। आधा ड्रॉप डालने के बाद अच्छे से हिलाना है, मैं देखूंगी उसका आधा ड्रॉप डालने से फर्क कितना आया पीएच में ना। अगर तो वो बढ़ रही है जल्दी से, फिर तो ठीक है, लेकिन मैं फिर इसको थोड़ा सा और तेज कर लूंगी, 0.3 पे चली जाऊंगी, 0.3 मोलर बना के इसको जल्दी से एक ड्रॉप, उसका ड्रॉप डाल दूंगी। तो ये आपने खुद ही एडजस्टमेंट करनी होती है पीएच की, कि मैं किस तरह अपनी पीएच को 7 पे लेके आऊं, पहले कितनी है। अगर वो बहुत करीब है तो मुझे वीक बेस यूज करनी चाहिए, फिर मैं शायद लिथियम की बेस यूज कर लूं, कि अगर ये बिल्कुल करीब है NaOH करेगी, और या फिर NaOH के साथ ही काम कर रहे हैं, तो फिर आप 0.001 मोलर की बना दो, और डाइल्यूट लेके जाओ उसको, क्योंकि NaOH जरा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपको थोड़ा और डाइल्यूट लेके आना पड़ेगा ताकि काम बन जाए। ये ना हो कि एक ड्रॉप डालो वो 9 पे पहुंच जाए, तो थोड़ी सी अपनी मेंटेनेंस खुद करनी पड़ेगी आपको।
वो आहिस्ता आहिस्ता लैब में जब आप करते हो तो खुद ही आ जाएगी। लेकिन एसिड और बेस का ये एडिशन करना है, अगर उस साइड पे है तो आप एसिड डालते जाओगे, इस साइड पे है तो आप बेस डालोगे बेसिक की तरफ 7 पे लाने के लिए। ठीक हो गया जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप लोगों का? अच्छा, नेक्स्ट में आई थिंक सो अब शेड्यूल आप लोगों को दिया हुआ है। नेक्स्ट में मेरा जब भी लेक्चर है ना आप लोगों के साथ, तो पहले इसकी टाइट्रेशन का क्विज होगा उस दिन, ठीक है। पहले आप लोगों को क्विज होगा, फिर उस क्विज की डिस्कशन होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी इनऑर्गेनिक का है, देखना शेड्यूल में अभी 3 दिन आई थिंक ऑर्गेनिक है। तो अब इस बार हम लोगों ने लास्ट में थोड़े क्विज में आगे पीछे हुआ था बैच में, लेकिन इस बार हमने क्विज को आगे पीछे नहीं करना। तो वेरी नेक्स्ट डे आपका जो भी मॉड्यूल खत्म होगा, वो उससे पहले क्विज होगा, देन हम आगे चलेंगे। तो अगली बार आपने ये चारों टाइप्स जो है अच्छे से पढ़ के आनी है अपनी टाइट्रेशन की। हम पहले क्विज करेंगे उसकी वो डिस्कशन, देन हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाएंगे, ताकि टाइट्रेशन साथ के साथ खत्म हो हमारा। ठीक हो गया जी, चलो भी नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हैं फिर। अल्लाह हाफिज। फरियाल, हाँ क्विज मतलब आपका ऑनलाइन होगा, उसके थ्रू गूगल शीट्स के थ्रू होगा, वहीं पे आप सॉल्व कर लोगे। गूगल शीट्स के नहीं देना चाहते तो मैं पीडीएफ दोनों प्रोवाइड करूंगी। तो गूगल शीट ज्यादा अच्छी ऑप्शन है, वहीं पे सॉल्व करो, वहीं पे मार्क्स आपको पता चल जाएंगे अपने ना उसी टाइम में। तो उसके बाद फिर हम उसकी डिस्कशन कर लेंगे पीडीएफ के थ्रू। तो ऑनलाइन होगा, बस आपने प्रैक्टिस करके आनी है। काइंडली मैं बार बार कह रही हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी मेहनत करो अपने लिए। जी के क्वेश्चंस आज नहीं डाले ताहिरा, नेक्स्ट से इंशाल्लाह हम जी के रेगुलर लेके आएंगे। डेली के हमने 10 एमसीक्यू 6 एमसीक्यू लास्ट में करने हैं, लेकिन मैं आपके टेस्ट में 6 लास्ट में डालूंगी या 10 एमसीक्यू। देखते हैं जरा आपका जी के कहाँ तक जा रहा है, फिर उसके लिहाज से चलो ये भी अच्छा हो जाएगा कि जी के का लेवल कितना है आप लोगों का ना। 10 से बल्कि 20 डाल दूंगी, जो हमारा पी पैटर्न है ना पीपीएससी का 20 में से देखते हैं आप लोग कितने ठीक होंगे जी के, फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर